नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास है जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। राष्ट्र गर्व में आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में 51 साल पहले हुए हैरतअंगेज सीक्रेट ऑपरेशन की वो ऐतिहासिक कहानी सुनाऊंगा जिसने सिक्किम पर कब्जा करने की चीन की लंबी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के उस चालाक दांव को फेल कर दिया जिसके जरिए सिक्किम को भारत से पूरी तरह अलग करने की बिसात बिछाई गई थी। वो प्लानिंग, वो साजिश अधूरी रह गई और भारत की विजय हुई। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्विलाइट। यह वही सीक्रेट ऑपरेशन था जिसने भारत के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पर्दे के पीछे से बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी आप ये समझिए कि अजीत डोभाल का करिश्मा कोई आज से शुरू नहीं हुआ, यह बहुत पहले से शुरू हुआ और इसी सीक्रेट ऑपरेशन के बाद भारत सिक्किम का 22वां राज्य बना। दुनिया के सामने यह बात आ गई कि सिक्किम के लोग 1947 से ही भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम की जन भावना को जानते बूझते दरकिनार कर दिया था। इसकी भी एक अलग कहानी है, कभी उसकी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल इसी सीक्रेट ऑपरेशन पर आगे बढ़ते हैं। उनकी उस भूल को इंदिरा गांधी ने तब दुरुस्त करने का फैसला किया जब सिक्किम का नामग्याल राजवंश अमेरिका की मदद से एक सिक्किम को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिलाने की सीक्रेट प्लानिंग में जुटे थे। लेकिन सिक्किम की जनता का अपना मन था। सिक्किम की जनता ने 1975 में जनमत संग्रह के जरिए भारत का 22वां राज्य बनने का रास्ता चुना। यह बहुत ऐतिहासिक था, इसीलिए आज की इस पूरी कहानी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी वो एक्शन थ्रिलर सस्पेंस वाली ऐतिहासिक कहानी है जो हर भारतीय को राष्ट्र गर्व से भरने वाली है। सिक्किम को भारत का राज्य बने हुए 50 साल हो चुके हैं और उसी 50वां साल की सालगिरह मनाई गई है। 2026 उसी का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इसी खास मौके पर पीएम मोदी सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों की गूंज, हर हाथ में लहराता तिरंगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक की ये तस्वीरें जितनी खास हैं उतना ही ऐतिहासिक हैं। ये मौका, ये सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनने की स्वर्ण जयंती का समारोह है जिसमें पीएम मोदी खास तौर से सिक्किम की पारंपरिक टोपी शाम्बो पहनकर शरीक हुए और वादा किया कि सिक्किम की जनता से किया गया हर वादा निभाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद का ये कर्ज, इसे चुकाने के लिए मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। सिक्किम का भारत में शामिल होना वो ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारत को सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पूर्व में मजबूत कर दिया। 14 अप्रैल 1975 ये वही तारीख थी जब जनमत संग्रह में सिक्किम की जनता ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने पर एक मत से मुहर लगाई। सिक्किम के 97.5% लोगों ने सिक्किम के भारत में विलय का समर्थन किया था और फिर 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का राज्य बन गया। संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम में राजशाही के समापन की घोषणा हुई और इसे भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव संसद में पास किया गया। लेकिन इस बदलाव में 28 साल का लंबा वक्त लग गया, जबकि सिक्किम के लोग 1947 में भी भारत का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन सिक्किम की राजशाही इसके लिए तैयार नहीं थी। सिक्किम में सन 1642 में नामग्याल वंश राजशाही थी। सन 1817 में अंग्रेजों ने नेपाल को जीता तो नेपाल के कब्जे की जमीन सिक्किम को वापस दिलाई और इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे सिक्किम को उसी तरह अपने संरक्षण में ले लिया जैसे भारत के राज्यों को अंग्रेजों ने हड़पा था। चूंकि भारत की आजादी से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने
सिक्किम को स्वायत्तता दे दी थी। इस तरह 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो सिक्किम और भारत के बीच संधि हुई और सिक्किम भारत के संरक्षण में बना रहा। सवाल यह है कि जब सिक्किम आजादी के बाद भारत के संरक्षण में था ही, तो फिर इसे पूर्ण राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी बड़ी वजह थी पर्दे के पीछे से सिक्किम पर कब्जा जमाने की दो साजिशें, जिसकी एक डोर चीन से जुड़ रही थी तो दूसरी अमेरिका से। और उन्हीं साजिशों को नेस्तो नाबूद करने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन ट्विलाइट, जिसे ऑपरेशन गैंगटॉक भी कहा जाता है। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन की नजर सिक्किम पर गड़ी हुई थी, जबकि अमेरिका सिक्किम की राजशाही को अपने कब्जे में रखने के अलग अलग प्लान पर काम कर रहा था। 1963 में जब सिक्किम के चोग्याल यानी राजा ताशी नामग्याल का निधन हुआ तो पर्दे के पीछे से ये दोनों साजिशें तेज हो गईं। ताशी नामग्याल के बाद उनके बेटे पालदेन नामग्याल सिक्किम के राजा बने। उनकी दूसरी पत्नी अमेरिकन थी, नाम था होप कुक। 1959 में दार्जिलिंग के विंडमियर होटल में होप कुक ने पालदेन से मुलाकात की थी और ये मुलाकात जल्द ही प्रेम कहानी में तब्दील हो गई और फिर शादी में तब्दील हो गई और फिर दोनों की शादी हो गई। होप कुक कहने को अमेरिका की बड़ी सोशलाइट थी, लेकिन उन पर अक्सर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट होने का संदेह जताया गया था। हालांकि ये कभी आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन होप कुक जब सिक्किम की रानी बनी तो एक बात साफ तौर पर दिखने लगी, वो सिक्किम में अमेरिकी हितों को बढ़ावा दे रही थी और भारत विरोधी गतिविधियों को शह दे रही थी। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है, सन 1967 में सिक्किम की रानी होप कुक ने उसे सिक्किम में शामिल करने की मांग उठाई। इसके बाद उन्होंने अपने पति और सिक्किम के राजा पालदेन नामग्याल पर भारत से 1950 की संधि खत्म करने और सिक्किम को पूरी तरह स्वतंत्र देश घोषित करने का दबाव बनाया। सबसे बड़ा शक तब हुआ जब होप कुक ने सिक्किम काउंसिल की पत्रिका में एक शोध पत्र लिखा। इसमें उन्होंने ऐतिहासिक तर्क देते हुए कहा कि दार्जिलिंग और कूच बिहार अवैध रूप से भारत के पास हैं और उन्हें सिक्किम को वापस मिलना चाहिए। रॉ के लिए ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाला एक अमेरिकी प्लान जैसा लगा। होप कुक अक्सर गैंगटॉक में अमेरिकी सेनेटरों और उच्चाधिकारियों की मेजबानी करती थी। रॉ को जानकारी मिली थी कि इन मुलाकातों में भारत को बिना बताए सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने की योजना पर चर्चाएं होती थीं। होप कुक ने सिक्किम के स्कूलों से भारतीय किताबें हटवाकर ऐसी किताबें लगवाईं जिसमें सिक्किम की अलग पहचान पर जोर था। रॉ ने इसे भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को खत्म करने और नई पीढ़ी को भारत के खिलाफ करने की CIA की सॉफ्ट पावर रणनीति माना। ये गतिविधियां भारत की एक क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ थीं और भारत की संप्रभुता के लिए खतरे का इशारा थीं। रॉ की तब की रिपोर्टों के मुताबिक होप कुक राजा को केवल भूटिया समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उकसाती थीं, जो सिक्किम का अल्पसंख्यक लेकिन धनी और रसूखदार तबका था, जिससे सिक्किम की 75% नेपाली आबादी भारत की तरफ झुकने लगी। राजशाही की तानाशाही बढ़ी तो 1973 में सिक्किम की जनता ने विद्रोह कर दिया और इसी ने ऑपरेशन ट्विलाइट की बुनियाद पक्की कर दी। आप सोचिए कि सिक्किम को लेकर इस तरीके के ऑपरेशन की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि चीन एक बड़ा इश्यू था। सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करना था तो सिक्किम को पूर्णतः भारत का हिस्सा होना चाहिए था। सिक्किम बफर स्टेट के तौर पर था, यानी भारत की सुरक्षा एक तीसरे पक्ष पर निर्भर थी जिसे खत्म करना जरूरी था। इसीलिए इस ऑपरेशन ट्विलाइट की जरूरत भी थी। 1947 में भारत को जब आजादी मिली तो भारत की 562 रियासतों राजे रजवाड़ों ने भारत में विलय को मंजूर कर दिया था, लेकिन सिक्किम उन रजवाड़ों में शामिल था जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन सिक्किम को अंग्रेजों ने विशेष संरक्षित राज्य का दर्जा भी दिया था। उसे संधि में बरकरार रखने की वजह से आगे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी, कई तरीके की चुनौतियां सामने आने लगी। इसी संधि के चलते सिक्किम के लोगों को भारतीय पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल चुकी थी। एक तरफ सिक्किम में रानी होप कुक के कारण अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था, जो माना यह जाता था कि वो CIA के एजेंट थी। हालांकि औपचारिक तौर पर यह जानकारी कभी सामने नहीं आई।
दूसरी तरफ चीन के इशारे पर कम्युनिस्टों का प्रभाव भी बढ़ रहा था, क्योंकि यह चीन सीमा से सटा हुआ है करीब करीब। सन 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से भागकर भारत आना पड़ा। इस घटना से भारत और चीन दोनों के लिए सिक्किम का रणनीतिक महत्व सामने आ चुका था और बढ़ चुका था कई गुना। 1965 में जब चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया, तब भी उसने सिक्किम के दर्रों, नाथुला और जेलप लॉ को खाली करने का बहाना बनाया था और जेलप लॉ पर कब्जा भी कर लिया था। इसी के बाद से यह थ्योरी भी सामने आई थी कि सिक्किम के नाथुला दर्रे पर कब्जा करके चीन सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर बढ़ सकता था, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि क्यों सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के दर्जे पर शामिल करना जरूरी था। ये भारत का वो चिकन नेक है जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, या कहिए वो सकरा हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर चीन इन ऊंचाइयों पर बैठ जाता, यानी सिक्किम में उसका प्रभाव बढ़ जाता या काबिज हो जाता, तो युद्ध की स्थिति में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का संपर्क आसानी से काट सकता था, क्योंकि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर जो करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ, अगर उसको कट कर दिया जाता तो नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क कट सकता था। इसीलिए बहुत जरूरी था कि ऑपरेशन ट्विलाइट हो, इसीलिए बहुत जरूरी था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य के तौर पर भारत में शामिल कर लिया जाए। माओ जेडोंग की एक प्रसिद्ध थ्योरी है जिसमें दावा है कि तिब्बत चीन की हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश इसकी 5 उंगलियां हैं। माओ का कहना था कि तिब्बत पर पूर्ण नियंत्रण के लिए इन 5 उंगलियों पर भी चीन का अधिकार होना जरूरी है, और सिक्किम में राजशाही होने से इसकी आशंका बनी हुई थी। चीन का प्रभाव बढ़ने की आशंका थी। ऑपरेशन ट्विलाइट को अंजाम देकर भारत ने एक साथ चीन और अमेरिका दोनों की चालबाजी, दोनों की प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। खास तौर पर चीन के साथ युद्ध के बाद इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देकर भारत ने यह दर्शाया कि भारत अपनी सामरिक सुरक्षा, अपने हितों के लिए कोई भी साहसी कदम उठा सकता है। 1967 में चीन ने नाथुला पर हमला कर अपने इरादों को साफ कर दिया था, लेकिन 1967 के उस भिड़ंत में भारतीय सेना ने चीन के लगभग 400 सैनिकों को मार गिराया और उनके कई बंकर ध्वस्त कर दिए। यह 1962 के बाद चीन को मिला पहला बड़ा सैन्य झटका था। आप सोचिए, युद्ध के बाद इस तरीके का ऑपरेशन अंजाम दिया गया और चीन की आंखों में आंखें डालकर उसके नाक के नीचे से यह बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया भारतीय एजेंसियों ने। नाथुला की लड़ाई ने भी कई मायनों में ऑपरेशन ट्विलाइट की बुनियाद तैयार कर दी थी। 1962 की हार के बाद भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। 1967 में चीन को करारा जवाब देने से सिक्किम की जनता और वहां के राजनीतिक नेतृत्व में यह विश्वास जग गया कि भारतीय सेना उनकी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। और यह बड़ी वजह है कि जब जनमत संग्रह हुआ तो सिक्किम की करीब 97 से 98% जनता ने भारत में विलय को मंजूरी दी। 1967 के बाद सिक्किम सीमा पर चीन का दबदबा कम हो गया। इससे भारत को सिक्किम के आंतरिक मामलों और लोकतांत्रिक आंदोलनों को समर्थन देने का मौका मिला, क्योंकि चीन अब सीधे सैन्य हस्तक्षेप करने से हिचकिचाने लगा था। उसे भारतीय सेना का दम देख चुका था। 1967 की जीत के कुछ साल बाद जब सिक्किम में राजशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध बढ़ा, तो भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए इसमें हस्तक्षेप किया, और इस तरह ऑपरेशन ट्विलाइट राष्ट्र गर्व की वो ऐतिहासिक कहानी बन गया जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, जो भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी सफलता के तौर पर गिनी जाती है। 4 अप्रैल 1973 ये वही तारीख थी जब गंगटोक में शाही राजमहल में राजा पालदेव नामग्याल के 50वें जन्मदिन के जश्न की जोर शोर से तैयारियां जारी थीं। लेकिन महल के बाहर का नजारा किसी युद्ध जैसा हो गया था। 8000 से ज्यादा की संख्या में जुटी भीड़ ने महल को चारों तरफ से घेर रखा था। प्रदर्शनकारी काफी गुस्से में थे और एक व्यक्ति एक वोट और राजशाही का अंत करो के नारे लगा रहे थे। महल की दीवारों के ठीक बाहर राजा का पुतला फूंका जा रहा था। राजा की खुफिया जानकारी के अनुसार सिक्किम की छोटी पुलिस फोर्स प्रदर्शनकारियों की भीड़ को काबू करने में नाकाम साबित हो रही थी। राजमहल की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए सिक्किम पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए। कुछ मौतों की भी खबर आई। इसने जनता का गुस्सा भड़का दिया। अप्रैल 1973 की खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 15,000 वॉलंटियर्स रानीपुल होते हुए गंगटोक की ओर बढ़ रहे थे। रानीपुल वही जगह है जिसे गंगटोक का प्रवेश द्वार यानी गेटवे कहा जाता है। ये गंगटोक से लगभग 10 से 12 किलोमीटर नीचे पड़ता है। सिलीगुड़ी से गंगटोक जाने वाला हाईवे NH10 रानीपुल से ही होकर गुजरता है।
रानीपुल में गोलीबारी की घटना के बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। अगले 24 घंटों में भीड़ ने रानीपुल सहित आसपास के 8 महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। राजा की अपनी पुलिस बल या तो भाग गई थी या भीड़ में शामिल हो गई थी और राजभवन का संपर्क बाकी राज्यों से पूरी तरह कट गया था। सिक्किम की जनता के इसी विद्रोह को तब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे आर.एन. काव ने अपने उस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनाया जिसे ऑपरेशन ट्विलाइट कहा गया। रॉ ने सिक्किम की राजनीतिक पार्टियों, जनता कांग्रेस और सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेताओं को समर्थन दिया ताकि विद्रोह इतना बड़ा हो जाए कि राजा को भारत के आगे झुकना ही पड़े। 5 अप्रैल 1973 को घबराए हुए राजा पालदेन नामग्याल ने भारत से तुरंत सेना भेजने की गुहार लगाई। उनकी अपील पर 6 अप्रैल 1973 को भारतीय सेना गैंगटोक पहुंची और विद्रोहियों को काबू में करते हुए पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1 महीने बाद 8 मई 1973 को भारत ने सिक्किम के राजा पालदेन और विरोधी पार्टियों के बीच समझौता कराया। ये समझौता वो डेथ वारंट था जिसने राजा पालदेन की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो अब तानाशाह नहीं बल्कि अब सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनकर रह गए। उनके पास अब प्रशासन चलाने या कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं रह गया था। हालांकि राजा पालदेन ने इसके बाद गुप्त रूप से चीन और अमेरिका से संपर्क साधने की कोशिश की ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके, लेकिन तब तक सिक्किम के प्रशासन की असली ताकत अब उस चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के हाथ में आ गई जिसे भारत सरकार ने नियुक्त किया था। यह अधिकारी राजा पालदेन और भारत सरकार के बीच की कड़ी था, लेकिन असल में वो दिल्ली के निर्देशों पर काम करता था। इसी के बाद 1947 में सिक्किम के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनावों का रास्ता खुला। एक नागरिक एक वोट का सिस्टम लागू किया गया। इससे सिक्किम में अल्पसंख्यक भूटिया लेप्चा समुदाय का वर्चस्व खत्म हो गया और बहुसंख्यक नेपाली समुदाय को उनका हक मिला। 1974 के चुनाव के बाद सिक्किम में जो सरकार बनी, राजा पालदेन जब उसके काम में अड़ंगा डालना शुरू किया तो फिर रॉ ने ऑपरेशन ट्विलाइट के फाइनल मिशन पर मुहर लगा दी। 6 अप्रैल 1975 की सुबह लगभग 11:15 बजे भारतीय सेना की एक टुकड़ी माउंटेन ब्रिगेड ने अचानक गैंगटॉक में राजभवन को घेर लिया। राजा पालदेन के पास लगभग 400 हथियारबंद सिक्किम गार्ड्स थे। भारतीय सेना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। हल्की गोलीबारी हुई जिसमें राजा का एक गार्ड मारा गया और कुछ घायल हुए। महज आधे घंटे के भीतर सभी गार्ड्स को निहत्था कर दिया गया। राजा पालदेन को उनके ही महल में नजरबंद कर दिया गया। उनकी टेलीफोन लाइंस काट दी गईं और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क खत्म कर दिया गया। कहा जाता है कि जब भारतीय सेना महल में घुसी तो राजा अपनी मेज पर बैठे रेडियो सुन रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनका 300 साल पुराना राजवंश इतिहास बन जाएगा। इस सैन्य कार्रवाई की खबर जब बाहर आई तो भारत सरकार ने तुरंत राजनीतिक कदम उठाए। सिक्किम के राजमहल पर तिरंगा फहराया गया। अगले ही दिन विधानसभा बुलाई गई जिसने सिक्किम में राजशाही खत्म करने का प्रस्ताव पास किया। इस तरह सिक्किम का भारत में विलय दुनिया के सबसे सफल और न्यूनतम खून खराबे वाले राजनीतिक परिवर्तनों में गिना जाता है। इतने पुराने साम्राज्य का अंत और पूर्ण विलय बिना किसी युद्ध के हो जाना भारतीय कूटनीति और रॉ के ऑपरेशन ट्विलाइट की एक बड़ी जीत थी। आप ये भी सोचिए कि सिक्किम का विलय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिक्किम की सीमा चीन की चुंबी घाटी से लगती है। सिक्किम में भारत की पूर्ण सत्ता, इसका मतलब चीन के मुकाबले आप ऊंचाई वाली जगह पर काबिज हैं जहां से चीन की सेना पर सीधी नजर रख सकते हैं। और यही वजह है कि डोकलाम को लेकर जो बार बार चीन से विवाद होता है, क्योंकि आप ऊंचाई पर काबिज हैं। 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के दौरान अजीत डोभाल उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नौजवान अफसर थे। उन्हें तब रॉ के चीफ रहे बीएन काव ने सीक्रेट ऑपरेशन ट्विलाइट के लिए खासतौर से चुना। अजीत डोभाल ने पर्दे के पीछे से रहकर इस सीक्रेट ऑपरेशन में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाई। डोभाल ने सिक्किम में लोकतंत्र समर्थक ताकतों, विशेष तौर पर सिक्किम नेशनल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं जैसे काजी लेंडुप दोरजी के साथ मिलकर काम किया ताकि राजशाही के खिलाफ जनमत तैयार किया जा सके। डोभाल लगभग 4 साल तक सिक्किम में स्थानीय लोगों के बीच घुल मिलकर रहे ताकि वो जनता की नब्ज और वहां चलाई जा रही भारत विरोधी गतिविधियों को समझ सके। उनकी खुफिया रिपोर्टों के आधार पर ही भारत सरकार ने आगे की रणनीतियां तय की।
यही नहीं, 1973 के विद्रोह के बाद अजीत डोभाल ने ही सिक्किम के राजा पोलदेन को चुनाव कराने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलचस्प बात तो यह है कि सिक्किम से राजशाही खत्म तो हुई, तो राजा पालदेन को छोड़कर उनकी अमेरिकन रानी भी अमेरिका चली गई, जिन पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट होने का आरोप लगा था। तो यह थी राष्ट्र गर्व की आज की कहानी। कल फिर नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।